दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर। पार्ट नंबर 118 है और इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। या फिर अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं सारे पार्ट्स 1 से, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट सभी की बना दिया है, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी की, तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन की, जहाँ से हमने छोड़े थे उसके आगे वाले कवर करेंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएँ। पहला क्वेश्चन है आज का, 2019 में विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो देखो 2019 में थी 129, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा 2024 में रैंकिंग क्या थी। तो आपको 2024 वाला याद रखना है, जिसमें 134वीं रैंक है, ठीक है, भारत की। और फर्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों कि पहला कौन है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 में है और कुल देश मानव विकास सूचकांक में जो शामिल हैं 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था मुकदमे के बिना कारावास। ये बहुत ही काला कानून के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा कानून था कि जिसमें कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट उसको उठा ले जाया जाएगा और उसे जेल कर दी जाएगी। तो ये काले कानून के नाम से जानते हैं, जो कि आया था 10 मार्च और 1919 को आया था, ठीक है। उस वक्त अगर वायसराय की बात करें कि वायसराय कौन थे, तो ये थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों। जो लिटमस विलियन होता है, मैं लाइकेन आपको दिखा भी देता हूँ कि किस टाइप का होता है देखने में। देखो ये कुछ इस प्रकार का लाइकेन होता है। आपने लगभग ज़्यादातर लोगों ने आप में से देखा होगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने इसको रियल में देखा हुआ है। तो ये कह सकते हो काई जैसे होती है, वैसे एक पेड़ जब उगाता है काई जैसे ही, पानी पे होता है। एक ये है इसका फोटो, देख लीजिए। तो यहाँ भी ऐसे करके होता है और धीरे धीरे करके पूरे में फैलता चला जाता है। तो ये काई नहीं कह सकते इसको, लेकिन उसी के जैसा ये जो प्लांट होता है, इसी को हम बोल देते हैं लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है कवक और दूसरा होता है उसका शैवाल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों से मिल करके बनता है कवक, और शैवाल से मिलकर लिटमस विलियन बनता है, यानी कि लाइकेन कह सकते हो, लाइकेन बनता है। देखो आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, अगर आप नहीं लेकर बैठे हैं। वैसे तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठिए। अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट आता है बताने वाला, तो उसको आप लोग नोट कर लिया करिए। अगर मैं टॉपिक बताता हूँ तो उसको आप एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 48 रुपये हाथ में लेते हैं, यानी कि ए और बी काम करते हैं, उन्हें 48 रुपये उनकी जो मजदूरी है वो मिलती है। वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों लोग मिल जाते हैं तो 5 दिन में पूरा काम हो जाता है। सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, यानी कि अगर 48 रुपये वो कमाते हैं तो सी भी शामिल हो जाएगा काम कराने में, तो सी को कितने रुपये मिलेंगे ये बताना है। तो देखो सबसे पहले इनकी क्षमता निकालते हैं। तो ए करता है किसी काम को 10 दिनों में, वहीं बी करता है किसी काम को कितने दिन में, 15 है। वहीं देखो दोस्तों सी के साथ मिल जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस का सी तीनों मिल जाएंगे तो 5 दिन में काम हो जाएगा। टोटल काम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 से काटेंगे, 10 3 30, 3 बार में कट गया, और 15 दूनी 30 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 6 का 30, यानी कि 6 बार में। तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की 2 है, और जबकि ए, बी और सी तीनों को मिलाकर 6 है। तो आप बताओ ए और बी की हटा दो, 3 2 5, 5 हटा दो, 6 में से सी की बचेगी। तो सी की क्षमता कितनी हो गई 1, क्योंकि 6 - 5 किया, 3 + 2 करके। अब इनकी जो क्षमता है उसी के हिसाब से पैसा बटेगा, यानी कि ए, बी और सी। तो ए की क्षमता कितनी है 3, बी की 2 और इसकी सी की 1 है। अब टोटल पैसा है 48 रुपये। टोटल क्षमता हमारे हिसाब से 3 2 5 1 6,
तो 6 की वैल्यू 4800 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 48 800 रुपये। अब कहा जा रहा है सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी की क्षमता कितनी है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 800। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो बी ए की है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो अगर एडिट मोड पे जा रहे हैं तो हम अगर F2 दबाते हैं, जैसे देखा होगा F1 F2 ऐसे F12 तक लिखा रहता है ऊपर सबसे कीबोर्ड में, उसी की बात हो रही कि अगर F2 हम दबाते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, एडिट मोड पर जाते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 यानी कि PAI 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य यानी कि बेस्ट गवर्नड स्टेट के तौर पर सामने आया, यानी कि सबसे अच्छा जो शासन रहा है 2020 में, वो राज्य बना था दोस्तों केरल। लेकिन अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि 2024 में अगर हम बात करें तो सर्वोत्तम कौन है, तो ये आपको रख लेना है तमिलनाडु, हालांकि उसी के आसपास ही है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, तो अब की बार आपको सही करना है तमिलनाडु, यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगली बार ये आ जाएगा आपके ऑप्शन में। अब आप लोग ये बताना कि तमिलनाडु के जो वर्तमान समय में, जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले वाले से संबंधित है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। यहाँ से देखो आप, ऐसा दिया है, इसमें है कि बी के बाद ई को लिखा गया है, तो गैप कितने का होगा, तो देखो बी के बाद क्या आता है सी और डी, ये गैप करके ई लिखा गया है 2 का गैप, तो वैसे सी के बाद आप देखो क्या गैप हो जाएगा, डी और ई, ये 2 गैप होकर क्या लिखेंगे एफ, तो स्टार्टिंग में आएगा एफ। तो आप देखो कहाँ पर लिखा है एफ, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर पहले पे ही लिखा है। तो बस ऐसे ही स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल एफ दिया है और हम यहीं से केवल पहले से पता चल गया कि ये अलग है, तो बाकी हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है JPT को, ये वाला, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर एफ सेम दिया जाए, मान लो इसमें भी दिया होता तो क्या करते, तो हम आगे देखो, आगे अभी हम मैच करते हैं, तो ये तो पता चल गया कि एफ आएगा स्टार्टिंग में। अब देखो आई के बाद क्या है एफ है, यानी कि उल्टा चल रहे हैं इधर की तरफ, जैसे एफ के बाद क्या आता है GH, 2 का गैप करके आई आ गया है। ठीक वैसे जे कैसे आया होगा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जी रहा होगा तो HIJ तभी तो हो रहा होगा, ये 2 का गैप रहा होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जी आना चाहिए, क्योंकि जी से उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे जी आएगा। ऐसे करके आपको देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा जा रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं। देखो आप ये एक चीज़ गांठ बांध लो, जितने भी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलते हैं, तो ये सारे के सारे अवार्ड ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि पुरस्कार एवं खेल ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ये टॉपिक है उसका। तो यहाँ से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए अपडेट होते चलेंगे आप 2024 के हिसाब से, आपको यहीं से करंट अफेयर आपकी तैयार होती जाएगी। तो नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, तो वो हैं हांगकांग के, हांगकांग नाम के एक लेखक हैं जो कि दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, साउथ कोरिया कह सकते हो आप, यानी कि दक्षिण कोरिया के एक लेखक हैं हांगकांग। तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ तो हालांकि दिया नहीं है, लेकिन अगली बार से जब आएगा तो हांगकांग लिख करके आएगा, आप उसी को सही कर देना। क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, यानी कि और ज़्यादा होती 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो वह उसी यात्रा को उतनी ही दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की उतनी ही दूरी को, A से B तक की दूरी को 2 घंटा कम समय लेती ट्रेन की चाल बताइए। तो देखो जब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर इतनी चाल अधिक होती तो इतने समय कम लेता, इतनी कम होती तो इतने ज़्यादा घंटे लेता, तो ऐसा करा करो आप, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। तो पहले देखो 10 किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा है, तो मान लो कि यहाँ पर अगर 10 की चाल होती तो 2 घंटे का अंतर आता, अगर 20 की चाल होती तो कितने घंटे का अंतर आता, 4 घंटे का अंतर आता। वहीं अगर 30 होता तो 6 घंटा आता, और अगर 40 होता तो यहाँ पर 8 घंटा आता। अब आपको यहाँ तक करते चला जाना है जहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ये 400 ना आ जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 50 होता तो आ जाता 10 आ जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो देखो 400 आ रहा है
और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ रहा है 8 × 45 यानी कि 400 आ रहा है। दूरी भी हमारी 400 थी। तो कहने का मतलब है ये कह रहा है ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। अधिक वाली तो बता रहा है लेकिन अभी कितनी होगी जब अधिक नहीं होगी, तो अभी उसकी 40 के हिसाब से है और 10 के हिसाब से बढ़ने पर 50 की हो जाएगी। तो नॉर्मल चाल अभी उसकी 40 है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई चाल अगर बोलता कि 10 अगर बढ़ा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, तो आपको 50 वाला सही करना है। तो ऐसी ट्रिक आप समझ बहुत ही कम पढ़ने को मिलती होगी आपको, तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए कॉपी में और ऐसी ही ट्रिक से आप भी सॉल्व करना। तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो है सेकेंडों में आप कर पाएंगे। मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा है, वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकेंडों में ही इसको कर पाओगे। ठीक है, तो लिख लो। मैं थोड़ा सा इसको और साफ कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते बन जाए। तो ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि a² + b² बराबर 82 और ab बराबर 9 है तो a³ + b³ का मान ज्ञात करिए। तो देखो a³ और b³ का मान कब आएगा, जब हम ये करेंगे a + b का होल क्यूब करेंगे तभी तो हमारा बन पाएगा a³ + का b³ + का 3ab और ब्रैकेट में a + का भी यही बनता है। अब हमें a + b चाहिए और a + b अभी है नहीं हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अपने आप से हम निकालेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर हमें पता होता है, ये होता है a² + का b² + का 2ab। तो आप बताओ कि a + b नहीं पता, कोई बात नहीं, तो a² b² पता है, तो इसके जगह क्या है 82, तो आप लिख दो 82 + 2 इंटू में ए बी की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 82 + का 18। इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 1 9 1 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 100। तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। तो a + b हमारा 10 निकल आया। तो अब हमें मिल गया, लिख देता हूँ a + b की वैल्यू आ गई 10। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से, कैसे a + b की जगह पे आप 10 रख दो। तो मैं डायरेक्ट और इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो मैं a + b की जगह पे 10 लिख देता हूँ। 10 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 3 बार 0 लगा दो। कन्फ्यूज मत होना क्योंकि मैंने 10 का होल क्यूब कर दिया डायरेक्ट 1000 बराबर। देखो a³ और b³ तो बताना है, तो इसको वैसे ही रखो a³ + का b³ + 3 ab की जगह पे क्या है 9, तो आप लिखो 9। a + b अभी कितना निकाला था 10, तो यहाँ लिख दो 10 क्योंकि इसकी जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा 1000 और इसको देखो 9 3 27 और 0 270, तो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 270 बराबर में a³ + का b³ बचा रहेगा क्योंकि मैंने ये वाला जो पोर्शन है इधर ले आया हूँ तो माइनस हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस 270 को नीचे रख लो ऐसे करके। अब आप घटा दो, 0 10 में से 7 गया तो 3 आएगा और 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, यानी कि 730 किसकी वैल्यू a³ + की b³ की वैल्यू है। समझ गए। तो a³ b³ की वैल्यू हो जाएगी 730। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माफ़ कीजिएगा, कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा लिखित। देखो पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी दोनों में यही हुआ था क्या कि रचनाएं पूछ ली थी। कई बार पूछ लिया है कि अध्याय के लेखक कौन है, ये पूछा गया था, कई बार आया था। और वैसे देखो ये ऐसे तक पूछ लिया गया है। आप ये मत सोचो कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी का नहीं है तो ये क्यों पूछ लिया, तो ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है, जीएसजीके में आ जाती हैं। तो देखो मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है, सेवा सदन, ठीक है। अब आपको दोबारा गलत ना करें इसलिए मैं सारी ही बता देता हूँ आपको। देखो कमायनी जो है जिसके लेखक हैं दोस्तों, कमायनी के जयशंकर प्रसाद जी, और वहीं पर यम जो है, यम तो क्या है यामा कह सकते हो आप, तो यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। और चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और सेवा सदन तो मैंने बता ही दिया, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो इनकी सारी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं और अच्छी भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनकी जो कहानियाँ हैं, साहित्य हैं, सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न को सरल कीजिए, ऐसे करना है। ऐसा जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट देखा करो। तो ब्रैकेट ये है, उस ब्रैकेट में भी हमें छोटा वाला ब्रैकेट देखना है यहाँ पर। तो देखो 27 में से अगर 3 हटाएंगे तो आएगा 24, और 24 भागे 6 माइनस का 4। तो मैंने बताया था आपको जब कई सारे चिन्ह आते हैं तो पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा जोड़ और इसके बाद घटाना सॉल्व करेंगे।
क्या आ जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 4 माइनस का 4 बराबर में 0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब है 0। तो ये तो पूरा हट गया, इसका कोई अस्तित्व रहा नहीं अब। ठीक है, बचा हुआ आप नोट कर लो 17 गुणे में 8 माइनस का 6, ये 0 है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो मैंने बताया था अभी कि भाग गुणा, तो अब क्या सॉल्व करेंगे गुणा। इसको कर लीजिए 8 7 56, 8 एकम 8 5 13, तो आ जाएगा 136 माइनस का 6। 136 में 6 हटाएंगे 130 बचेगा, जो कि ऑप्शन तीसरा लिखा हुआ है। समझ गया? तो बस ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि एक क्वेश्चन जरूर हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर में देखने को मिला था पिछली बार कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें फुल फॉर्म होगा, चाहे वो कंप्यूटर संबंधित हो चाहे किसी और चीज़ से संबंधित हो, तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का ज़रूर आता है। तो जैसे पूछ लिया भेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है भेल का, तो बी से होता है भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स एंड एल से लिमिटेड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है भेल। ठीक है, भेल का अगर मुख्यालय है तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में पड़ता है, इसका मुख्यालय है। और ये ज़्यादातर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि नाम ही इसका इलेक्ट्रिकल्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है। ठीक है, जैसे बिजली उत्पादन के बारे में, परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, इसमें लगभग 48% होता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो ये समझ सकते हो कि भेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और ये सरकारी है, क्योंकि कई लोगों के पास डाउट रहता है कि सरकारी है कि प्राइवेट है, तो ये सरकारी है। क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न को का अध्ययन करिए और यहाँ पर ये देखिए पैटर्न में कि जो संख्या वो चुननी है जो सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा साहब, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक है, देखो ये लिखा है 8 4, तो एक काम करो पहले इसको देखते हैं ये कैसे आया होगा। तो 8 4 कितना होता है 12, वहीं देखो 12 4 12 2 14, तो ये लिखिए 14, कितना हुआ टोटल 26 हो गया। 26 का आधा करो यानी कि डिवाइड 2, तो आ गया 13। तो देखो यही 13 लिखा गया है। अभी तो हमने इसमें चेक किया ऐसा हुआ, दूसरे में चेक करो तो 8 16 कितना होता है 24, और ये 24 4 कितना हो जाएगा 28, तो लिखिए 28, जोड़ दीजिए टोटल 8 4 12, 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 52, और 52 का आधा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छक्का 52 यानी कि 26। तो देखो आ रहा है 26, इसका मतलब ये सारे नंबर को किनारे किनारे वालों को जोड़ करके आधा कर दो, वही आंसर आ जाता है हमारा। अगला देखते हैं इसको, दूसरे वाले में क्या होगा, इनको जोड़ो 22 2 हो जाएगा 24, तो लिखिए 24, और इसका मतलब 14, तो यहाँ आ जाएगा 14। तो अभी देखो ये बचा हुआ है, इसको मत सोचिए कि आधा कर देंगे डायरेक्ट, तो पहले इसको जोड़ो 4 4 8 2 1 3 यानी कि 38 हुआ। अब यहाँ पर लिखा है 22, तो 22 आधा करके लिखा गया और टोटल का, तो 22 का अगर हम दोगुना कर दें तो टोटल निकल आ जाएगा। तो 22 का आधा दोगुना होता है 44, तो अभी तो ये 38 है, होना चाहिए 44, तो कितना जोड़ेंगे, तो 44 में से आप 38 हटा दो, तो 14 में 8 गया 6 आएगा, यानी कि 6 और जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 होता तो हम सबको जोड़ के 44 आता और आधा कर देते तो 22 आ जाता, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर आना चाहिए 6। क्वेश्चन में भी देखते सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 6 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो देखो आ गया ना फुल फॉर्म, बहुत पूछे जाते हैं और फिक्स होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन दोबारा कभी रिपीट हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपसे गलत ना हो और आप सही करके ज़रूर आओ। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, सी से होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन कह सकते हो, सी ओ से कॉमन होता है, बी से बिजनेस, ओ ऑर्गेनाइज्ड एंड एल लैंग्वेज, यानी कि कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होता है। जैसे मैंने पूछा था एक वीडियो में आपसे कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ, क्योंकि ये कई बार आ सकता है और आया भी है। लोग बताइए जरा कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर संबंधित है और फुल फॉर्म कंप्यूटर संबंधित पूछ लिए जाते हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे काटेंगे, तो मैंने बताया था आपको पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, जोड़ और फिर घटाना, लेकिन इससे पहले अगर ब्रैकेट लगाए कहीं पर तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो भाग भी नहीं है, तो गुणा आएगा, तो 4 एकम 4 4 8 32 आ गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 गुणे में 8 माइनस का 6। अब इसको मैंने छोड़ दिया है, तो 8 त्रिक 24, तो 24 में से 6 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा
काम कर लो, 24 माइनस 6 याद रखो आप, ऐसे कर लो 24 माइनस 6 आप याद रखिए। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने बताया ब्रैकेट पहले करेंगे, तो 34 में से अगर 6 हटाएंगे तो आ जाएगा 28 से 34 होता है, यानी कि 28 आएगा। तो देखो 3/4 गुणे में 28 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का 37 है, तो पहले तो गुणा होगा, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 37 माइनस का 21 लिख दीजिए, 37 माइनस का 21 हो जाएगा, ऐसे करके 21। अब इसको आप घटाइए, तो देखो पहले इसको चाहो तो जोड़ लो और चाहो तो आप घटा लो, बात वही है। तो 6 4 10 हो जाएगा और 4 2 6 1 7, 70 में से 6 हटाएंगे, नीचे आएगा 37 में से 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो आएगा 6 और 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। इसको आगे करेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है, में 16, तो 16 एकम 16, 16 चौक 64, यानी कि टोटल आ जाएगा आंसर हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो आप, पहला ही सही उत्तर है, 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा अगला, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। उसका लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ ज्ञात करिए, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो उसने लिया 5% के हिसाब से 8,000 किसी से उधार लिए और इसने दूसरे को उधार दे दिया 7 के हिसाब से। तो आप बताओ, लिया है 5 के हिसाब से, अब दूसरे को दे रहा है 7 के हिसाब से, तो इसको फ़ायदा परसेंटेज में कितने का होगा। तो आप कहेंगे ये होगा 2% का लाभ, 2% होगा। तो अब जो हमें मिलेगा, प्रॉफिट ही तो बताना है उसको, लाभ, तो 8,000 रुपये जो है इसका आप 2% निकाल लो। लेकिन कितने साल तक के लिए दे रहा है, 3 साल के लिए, तो 3 से गुणा करा दो क्योंकि 2% हर साल होगा, तो टोटल 6 हो जाएगा। नीचे आप 100 कर दीजिए, किया हमने PRT इंटू 100/100 से ही किया है, तो 00 से 00 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 6 8 48, यानी कि कहेंगे 48 और 1 0 ये बचा तो 0 लगा दीजिए, तो 480 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर है, 480 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखा कितना कम समय में हमने इसको ट्रिक से सॉल्व कर लिया, 480 आ गया। लेकिन अगर आप बार बार करते, पहले इससे निकालते फिर करते, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता और हो सकता है आगे कैलकुलेशन भी गलत हो जाता। तो ऐसी ट्रिक ज़रूर आप याद रखा करिए, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक आपको देखने को मिलेंगी लगातार। आप वीडियो में अगर जुड़े हैं तो आपको सीखने को मिल गई होंगी और आगे भी जो ट्रिक्स आएंगी उनको भी हम आपको सिखाते रहेंगे। तो अगर कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपको, ये आप खुद समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखो अगला है, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर काम कर रहा है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, यानी कि 60 दिन कम समय लेता है। अगर वो 100 दिन लेगा तो ये 40 दिन ही लेगा। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो ये है ए और ये है बी, तो बी की तुलना में जो ए है 5 गुना बेहतर काम करता है, यानी कि अगर बी एक काम करेगा तो ये कर डालेगा 5 काम, क्योंकि 5 गुना तभी होगा। अगर ये 5 गुना करता है तो ये तो हो गया हमारा काम। लेकिन अगर हम समय की बात करें, समय मतलब कि दिन की, तो इसका उल्टा, यानी कि ये 1 दिन में कर डालेगा, ये 5 दिन में लगाएगा, क्योंकि एक के हिसाब से करेगा, ऐसे करेगा। अब समय इतना लेता है, अब हमारे हिसाब से यहाँ पर समय का अंतर कितना है, ये 1 दिन लेता है, ये 5 दिन, यानी कि अंतर आया 4 दिन। क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन का अंतर है, 60 दिन का। तो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 15 चौको 60, यानी कि 15। 1 की वैल्यू है 15, तो ए जो है करता है दोस्तों, ये करता है 1 दिन में और 1 की वैल्यू है 15, यानी कि हम कहेंगे ए करता है काम को 15 दिन में, वहीं पर बी करता है कितने दिन में, 5 का मतलब 15 पना 75, तो 75 दिन में करेगा, क्योंकि 5 गुना का मतलब क्या हुआ, 1 गुना का मतलब 15 और 5 का मतलब 5 से गुणा करा दीजिए, 75 आ जाएगा। ये करता है 75 दिन में। क्वेश्चन इतना सा है, तो मैं पूरा 3 झांगड़ा हटा करके यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ए और बी, ठीक है। डायरेक्ट ए 15 और बी 75 आ गया। अब इसके बाद देखो एलसीएम क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 75, तो 15 पना 75 5 बार में जाएगा और 75 एकम 75 एक बार में जाएगा। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो टोटल काम 75 है और काम 5 ये करेगा और 1 ये करेगा, क्योंकि मिलकर कर रहे हैं ना, तो 5 1 6, तो 6 के हिसाब से मिल जाएंगे। तो इसको आप आगे काट लीजिए, तो 6 कम 6, यहाँ पर 15 हो गया, तो 6 दूनी 12, बचा हमारे पास 3 और नीचे आ गया 6। इसको और काट दीजिए, कितना का हो जाएगा, 12 सही
3 एक कम 3 दूनी यानी कि 1/2 पर हो जाएगा। तो 12.5 दिन का समय लगेगा उन दोनों को एक साथ काम को करने पर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो संवेग का अगर फार्मूला आपको आता है तो आसानी से आप कर लोगे। संवेग का मतलब जो होता है वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग, यानी कि m इंटू में v। तो द्रव्यमान कितना है 14 है और v कितना है 28 है, यानी कि वेग। बस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 14 अट्ठे 112, तो 112 ऐसे लिखेंगे। तो ये 2 लिख दिया तो 11 बचा। 14 दूनी 28, 28 प्लस का 11 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो ये लिखेंगे 392। और संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान वेग, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मैं इसको एक ऐसी शानदार ट्रिक से बताऊंगा कि इसको सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम में लगेगा। सबसे पहले आप परसेंटेज देखो, ये लिखा है 10%, तो यहाँ पर लिखिए 10%। और परसेंटेज को हम लिख सकते हैं क्या, 10 और नीचे आएगा 100, 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि 1/10। लाभ हो रहा है मतलब 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ, यानी कि 11/10। तो 10 रुपये की चीज़ को बेचा होगा 11 रुपये में। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में क्या कह रहा है, 5% का लाभ है। और 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/20। इसको परसेंटेज में यानी कि लाभ हुआ है तो 20 रुपये में 1 रुपये का लाभ, यानी कि 20 एक 21/20। खरीदा था 20 का, बेच दिया 21 का। यहाँ खरीदा था 10 का, बेच दिया 11 का। लेकिन यहाँ देखो प्रत्येक का मूल्य 3000 है, यानी कि दोनों का मूल्य सेम है, 3000। तो हम भी इसको सेम कर लें। तो 10 का हम 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। अब देखो 20 रुपये की खरीदी थी, 21 की बेच दिया, और ये 20 की खरीदी थी, 22 का बेच दिया। ये बात समझ में आ गई। तो मैं इस पूरे को हटाकर एक काम करता हूँ, इतना आप याद रखो। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। 21/20 और 22/20। ठीक है, समझ गए आप। तो देखो अब प्रत्येक को खरीदा था कितने में, 20 रुपये 20 रुपये। तो टोटल कितने रुपए लगाए होंगे, 40 रुपये खरीदा होगा भाई। 20 किए तो 40 रुपये उसकी जेब से लगे ना। मिले कितने उसको, तो 21 यहाँ मिले, 22 यहाँ मिले। तो आप बताओ कि 40 रुपये हटा दो आप इसमें, तो कितने का बेचा होगा, टोटल 43 का ही तो बेचा भाई। देखो 22 + 21 43 होता है, और टोटल खरीदा 40 रुपये का, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो 40 - 43, 43 - 40 यानी कि 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे में 10, यानी कि इसको हम लिख देंगे 3 × 5 = 15 और बटे में 2, तो हो जाएगा, काट दीजिए 2 से। तो 2 × 7 = 14, अब 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी कि 7.5% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा हमने यहाँ से ही परसेंटेज से उठा करके पूरा सॉल्व कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अगला, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये था कलाम सेट, APJ अब्दुल कलाम के नाम से इसको रखा गया था इसका नाम, तो कलाम सेट था। देखो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए जिसमें प्रथम सबसे पहले या सर्वप्रथम वर्ड आता है। तो इसमें देखो निर्मित पहले छात्र, पहला है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो चाहे वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या GS GK का क्वेश्चन हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें ये वर्ड आ जाता है पहला या सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। दिखा देता हूँ कलाम सेट को, आप देख सकते हैं ये है कलाम सेट जिसको बनाया गया था पहली बार बनाने वाले थे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह है कलाम V2।
ठीक है, याद रखना आप। सैटेलाइट का नामकरण जो है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्पेस एजुकेशन फर्म यानी कि स्पेस किड्स इंडिया नाम की स्टार्टअप ने इसको तैयार किया था। इसमें कई सारे लोग लगे हुए थे, इनकी टीम लगी हुई थी, तो उन्होंने तैयार किया था। हैम रेडियो ट्रांसमिशन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि सैटेलाइट का ये काम करेगा। है वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो ये कहते हैं दोस्तों इसको ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में खास करके जो आती हैं वो आती हैं सब्जियां, ये सब्जियां कर लो आप, ठीक है। और सब्जियां ऐसी देखो, ट्रक फार्मिंग इसका नाम क्या है, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनको लाद करके ट्रक में ले जाया जाता है और पास की ही जो मंडी होती है उस मंडी पर इनको बेच दिया जाता है। तो बस इतना सही है, ट्रक फार्मिंग नाम इसका इसीलिए है क्योंकि ट्रक में लोड करके इनको लोकल बाज़ार में बेच दिया जाता है। और ख़ासकर ट्रक फार्मिंग, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ट्रक फार्मिंग में अधिकांश कौन सी खेती होती है, तो आप बोलेंगे सब्जी, ठीक है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो ये था अम्फान। आपको भी याद होगा अम्फान एक चक्रवात आया था जो कि काफ़ी तबाही मचाई थी उसने। और लेकिन अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये हटा दो, लेकिन 2024 का आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से चक्रवात आए हैं। तो आप याद रखेंगे रेमल, असना और यागी, ये 3 चक्रवात जो कि फेमस रहे 2024 में, याद रखेंगे रेमल, असना और यागी। आज हमने कवर कर लिए हैं 50 तक के क्वेश्चंस और बाकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं जो आप देख पा रहे होंगे ये वाले, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा अगला पार्ट और उस पर लिंक दी होगी, डायरेक्ट क्लिक करिए और अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखने को मिला हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम जैसे हज़ारों लोगों ने अब तक कमेंट्स करे, हम उन सब के रिप्लाई दिए हमने, तो आप भी कमेंट करिए, आपकी हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।